नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर एंड पेडागोजी के प्रैक्टिस सेट 12 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग 30 कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश ग्रामर के होने वाले हैं और 15 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश पेडागोजी के होंगे, जो आपके लिए एग्जाम्स रिलेवेंट हैं, जो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ही बेहतर स्कोर कराने में हेल्प करेंगे। साथियों, आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन करें जिसमें से आपके इंग्लिश ग्रामर आती है, चाहे वो एसएससी हो, सीटेट हो या किसी भी अन्य एग्जाम जिसमें से इंग्लिश ग्रामर आती है, आपके लिए 15 क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशंस बायलैंग्वेज आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं साथियों आज का प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन, सेंटेंस एरर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट आपको आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस में। सेंटेंस, सी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस 5 years विदाउट एनी कंप्लेंट। ऑप्शन ए हैज़ बीन वर्किंग, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी 5 years, ऑप्शन डी विदाउट। सी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस 5 years विदाउट एनी कंप्लेंट। तो यहाँ पे आपको रॉन्ग इसका बताना है। तो रॉन्ग क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? फॉर आएगा। वाई? बिकॉज वी यूज सिंस विद अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर विद अ पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब है सिंस का प्रयोग समय के नोटिफाई के लिए होता है, बिंदु के लिए होता है, जबकि फॉर एक अवधि के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अवधियाँ है ना, 5 years दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे फॉर आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो सिंस है वो रॉन्ग है, या सिंस की जगह पे प्लेस पे क्या आएगा? फॉर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेंटेंस एरर, इसमें भी आपको चूज़ करना है कहाँ पे सेंटेंस एरर है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज अवेयर ऑफ द न्यू रूल अनाउंस्ड एस्टरडे। ऑप्शन ए नाइदर द टीचर, ऑप्शन बी नॉर द स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी वॉज अवेयर, ऑप्शन डी अनाउंस्ड एस्टरडे। तो इसमें आपको इसका एरर सेंटेंस कहाँ पे एरर है ये आपको बताना है। तो साथियों, कहाँ पे ये नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वॉज अवेयर ऑफ द न्यू रूल अनाउंस्ड एस्टरडे। तो यहाँ पे रॉन्ग क्या होगा साथियों? यहाँ पे क्या वॉज अवेयर जो है ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे वर अवेयर होना चाहिए। बिकॉज विद नाइदर नॉर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू इट, यानी कि नाइदर नॉर में वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो सबसे नॉर के जो सबसे नज़दीक है, यानी क्या है? द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी वर आएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो वॉज अवेयर है ये ऑप्शन सी रॉन्ग होगा, यहाँ पे वर अवेयर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्रीपोजिशंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे प्रीपोजिशंस आपको फिल करना है। ही इज़ वेरी गुड मैथमेटिक्स बट वीक ग्रामर। यहाँ पे क्या आएगा? आपको फर्स्ट प्रीपोजिशंस क्या फिल करना है और सेकंड में क्या आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए एट, इन, ऑप्शन बी इन एट, ऑप्शन सी एट ऑन, ऑप्शन डी इन ऑन। तो बताइए साथियों यहाँ पे क्या फिल करेंगे? तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो एट और इन आएगा। क्या आएगा? यानी ही इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स बट वीक इन ग्रामर। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाई? यहाँ पे क्योंकि गुड, किसी भी चीज़ में गुड होना एट अ सब्जेक्ट, तो यहाँ पे एट का इस्तेमाल करते हैं। बट इन ववीक होना किसी चीज़ में, तो वहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं। देखिए दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, लेकिन जो समझने के लिए है तो यहाँ पे क्वेश्चंस हम रॉन्ग कर देते हैं एग्जाम्स में। तो बहुत ही चीज़, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में गुड होना एट प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं और किसी सब्जेक्ट में वीक होना इन यूज़ करते हैं। ओके, यानी गुड एट एंड वीक इन। ओके, ये रिमेंबर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रीपोजिशंस, द ट्रेन अराइव्ड, द स्टेशन टाइम। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? ऑप्शन ए एट, इन, ऑप्शन बी इन, ऑन, ऑप्शन सी एट ऑन, ऑप्शन डी टू एट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी और सीटेट एग्जाम्स में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पे क्या आएगा? एट और ऑन आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वाई? द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम। ओके, यानी छोटे स्थान के लिए, यानी ना अराइव एट अ स्मॉल प्लेस। ओके, ऑन टाइम मीन्स पंक्चुअल। ओके, तो छोटे स्थान के लिए अराइव एट, एंड समय पर कोई चीज़ होना उसके लिए ऑन टाइम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंजंक्शन, यहाँ पे आपको फिल करना है। कंजंक्शन क्या आएगा? ही वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी सो, ऑप्शन सी बट, ऑप्शन डी बिकॉज। तो ही वर्कड हार्ड, ही कुड नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन। तो राइट इसमें कंजंक्शंस क्या होगा? बट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, यानी कि ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट क्लियर द, यानी कि उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो फिर भी एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए। यहाँ ये होगा। तो यानी कि सेंटेंस शोज कंट्रास्ट, तो बट इज करेक्ट। ओके,
वाक्य में क्या है, विरोध हो रहा है ना, विरोधाभास जब भी किसी चीज़ में होता है तो वहाँ पे हमेशा बट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आई विल वेट हियर यू रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पे कंजंक्शंस क्या फिल करेंगे, ऑप्शन ए टिल, ऑप्शन बी बिकॉज, ऑप्शन सी ऑल्दो, ऑप्शन डी अनलेस। तो आई विल वेट हियर यू रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे साथियों, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका टिल। क्या आएगा, टिल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी आई विल वेट हियर टिल यू रिटर्न फ्रॉम मार्केट। ओके, टिल सोज टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट ना, वेटिंग कंटिन्यूस अप टू अ पॉइंट। तो यहाँ पे जब ऐसा कुछ होता है तो हमेशा टिल फिल करते हैं, तो टिल का अर्थ है तक, यानी समय सीमा बताने के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। साथ ही आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और साथ ही वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। बहुत साथी बताते भी हैं कि मेरा स्कोर इतना रहा। स्कोर बताने से ही यही होता है साथियों, आपको अपना स्तर और अपना प्रिपरेशंस का स्तर पता चल जाता है कि मेरी प्रिपरेशंस कितनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एक्टिव टू पैसिव आपको चेंज करना है। एक्टिव सेंटेंस है और इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। सी राइट्स अ लेटर एवरी वीक, ऑप्शन ए अ लेटर इज रिटन बाय हर एवरी वीक, ऑप्शन बी अ लेटर वॉज रिटन बाय हर एवरी वीक, ऑप्शन सी अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर एवरी वीक, ऑप्शन डी अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर एवरी वीक। तो इसमें राइट आपका इसका पैसिव सेंटेंस बताना है साथियों। तो राइट पैसिव क्या हो जाएगा, यानी सी राइट्स अ लेटर एवरी वीक, यानी अ लेटर इज रिटन बाय हर एवरी वीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करना है आपको। द मैच वॉज won by our team, ऑप्शन ए our team wins the match, ऑप्शन बी our team had won the match, ऑप्शन सी our team won the match, ऑप्शन डी our team has won the match। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आपको एक्टिव वाइज बताना है। तो करेक्ट एक्टिव वाइज क्या होगा साथियों, ऑप्शन सी राइट होगा, our team won the match, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिकॉज यहाँ पे पैसिव पास्ट सिंपल है, तो एक्टिव क्या हो, यहाँ पे क्या हो जाए, एक्टिव पास्ट सिंपल में कन्वर्ट हो जाए। पास्ट टेंस में पैसिव को एक्टिव बनाते समय क्या कर देते हैं, वर्ब को पास्ट में कर देते हैं। तो यहाँ पे आवर टीम वॉन द मैच, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको कन्वर्ट करना है। ही सेड आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, ऑप्शन ए ही सेड दैट ही वॉज फीलिंग टायर्ड दैट डे, ऑप्शन बी ही सेड दैट ही इज फीलिंग टायर्ड टुडे, ऑप्शन सी ही सेड दैट ही हैड बीन फीलिंग टायर्ड टुडे, ऑप्शन डी ही सेड दैट ही फील्स टायर्ड दैट डे। तो ही सेड यहाँ पे क्या होगा, और कमांड कन्वर्ट से दैट आ जाएगा, और आई कन्वर्ट्स हो जाएगा ही से, एम वॉज हो जाएगा फीलिंग टायर्ड, और टुडे हो जाएगा दैट डे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही सेड दैट ही वॉज फीलिंग टायर्ड दैट डे, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनडायरेक्ट से आपको डायरेक्ट में आना है। सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि हम लोग उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, बट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट की प्रैक्टिस कम होती है, इसी वजह से एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए सी सैड आई विल हेल्प यू टुमारो, ऑप्शन बी सी सैड आई वुड हेल्प यू द नेक्स्ट डे, ऑप्शन सी सैड आई हेल्प यू टुमारो, ऑप्शन डी सी सैड आई शैल हेल्प यू एस्टरडे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट होगा। वाई, बिकॉज सी सैड दैट की जब कॉमन इंक्लूड का सी कन्वर्ट्स हो जाएगा यहाँ पे आई, यानी कि यहाँ पे सी आई रहा होगा तभी सी आया वहाँ पे, वुड यानी विल, और हेल्प, और मी यहाँ पे यू रहा होगा तो मी कन्वर्ट्स हो गया, और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो गया होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आपका। द क्लासरूम वॉज अ जू ड्यूरिंग द फ्री पीरियड, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज, ऑप्शन ए सेमली, ऑप्शन बी मेटाफॉर, ऑप्शन सी पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन डी हाइपरबोले। तो यहाँ से आपसे क्या कह रहा है, यानी कि जब फ्री यानी कि जीरो पीरियड होता है या फ्री पीरियड होता है तो क्लासरूम एक चिड़ियाघर के जैसा लगने लगता है। तो आपको बताना तो यहाँ पे क्या होगा, मेटाफॉर होगा। क्या होगा, मेटाफॉर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मेटाफॉर होगा, यानी डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक एज, तो वहाँ पे मेटाफॉर होता है, यानी बिना लाइक एज के सीधी तुलना अगर की जाए तो मेटाफॉर यानी रूपक अलंकार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। ओके, ऑप्शन ए मेटाफॉर, ऑप्शन बी हाइपरबोले, ऑप्शन सी पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन डी आयरनी। तो इसका करेक्ट आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, तो यहाँ पे क्या होगा, पर्सनिफिकेशन होगा, एक मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, यानी गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स, वहाँ पे क्या होता है, पर्सनिफिकेशन होता है, यानी निर्जीव वस्तु को मानवीय गुण देना इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिनोनिम, चूज द सिनोनिम ऑफ
टेक्टरन, यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन ए टॉकेटिव, ऑप्शन बी साइलेंट, ऑप्शन सी चीयरफुल, ऑप्शन डी पोलाइट। तो आपको टेक्टरन्स का आपको बताना है कि यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइलेंट। क्यों टेक्टरन का क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, तो टेक्टरन्स का मतलब वन हु स्पीक्स वेरी लिटिल, यानी जो बहुत कम बोलता हो। ओके, तो इसलिए शांत, जो कम बोलेगा जाहिर सी बात वो शांत होगा, तो यहाँ पे इसका जो राइट सिनोनिम होगा वो क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एंटोनीम आपको बताना, चूज द एंटोनीम ऑफ फ्रुगल। ऑप्शन ए थ्रफ्टी, ऑप्शन बी इकोनॉमिकल, ऑप्शन सी लैविश, ऑप्शन डी केयरफुल। तो यहाँ पे आपको यानी कि इसका फ्रिगल्स का मतलब होता है साथियों, यहाँ पे एंटोनीम इसका बताना है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाए, लैविश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लैविश। यानी फ्रुगल का मतलब इकोनॉमिकल, यानी कि जो मितव्ययी हो, और इसका अफेजर यानी लैविश, यानी जो फिजूल खर्ची हो, जो बहुत ज़्यादा मतलब सुविधा पसंद करता हो, लैविश। ओके, फ्रुगल मितव्ययी एंड विलोम लैविश यानी फिजूल खर्च करने वाला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एरर करेक्शन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको कौन सा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है ये आपको बताना है ग्रामेटिकली। ऑप्शन ए सी डिड नॉट न्यू द आंसर, ऑप्शन बी सी डज नॉट न्यू द आंसर, ऑप्शन सी डिड नॉट नो द आंसर, ऑप्शन डी सी डज नॉट नोन द आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सी डिड नॉट नो द आंसर, क्योंकि जब डिड नॉट आता है तो वहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता। ओके, यानी विद डिड नॉट बेस्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज नो। ओके, डिड नॉट के साथ वर्ब का पहला ही फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होता है। तो ये रहे साथियों आपके ग्रामर के 15 क्वेश्चंस। आपने आज स्कोर जरूर बताया वीडियो क्लास में कि कितना रहा। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका इंग्लिश पेडागोजी का। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथियों जरूर बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते हैं और आपकी प्रैक्टिस जारी रहे और अपने एग्जाम्स में बेस्ट स्कोर कर सकें। साथियों चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप जाके सीटेट के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो विजिट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और भी बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप किसी जीएस या ऐसे एग्जाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं जो फुल इंग्लिश और जीएस आती है, तो उसके लिए चैनल में एक अलग प्लेलिस्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से, वहाँ पे आप जीएस के सारे हिस्ट्री के बैचेस देख सकते हैं, सारी क्लासेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। ऑप्शन ए नोइंग, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन सी एवल्यूटिंग, ऑप्शन डी एनालाइजिंग। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक क्षमता का सर्वोच्च स्तर कौन सा है। ओके, नोइंग मतलब जानना, बी अंडरस्टैंडिंग समझना, सी एवल्यूटिंग यानी मूल्यांकन करना, और ऑप्शन डी एनालाइजिंग यानी विश्लेषण करना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी एवल्यूटिंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, मूल्यांकन, यानी कि निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक क्षमता का सर्वोच्च स्तर होता है मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, Why is the storytelling most important in an English language class at primary level? यानी प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी कक्षा में कहानी सुनाना सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। ऑप्शन ए इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स, यानी यह समेकन भाषा कौशल विकसित करने में सहायक है। ऑप्शन बी इट डेवलप्स मॉरल वैल्यूज अमॉन्ग द स्टूडेंट, यानी यह छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करता है। ऑप्शन सी इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स वोकेबुलरी, यह छात्रों की शब्दावली बढ़ाता है। ऑप्शन डी इट क्रिएट्स फन इन द क्लास, यानी ये कक्षा में मनोरंजन को बढ़ावा देता है। तो वाई इज स्टोरी टेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एट प्राइमरी लेवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि यस पूरी समग्र भाषा कौशल का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अ गुड टीचर इज़ वन हु, यानी एक अच्छा शिक्षक वह है जो ऑप्शन ए गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न, यानी कि छात्रों को सीखने के पर्याप्त अवसर देता है। ऑप्शन बी गिव्स देम यूजफुल इन्फॉर्मेशन, उपयोगी जानकारी उन्हें देता है। ऑप्शन सी एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, अवधारणाओं और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट्स, यानी छात्रों को छपे हुए नोट्स देता है। तो अ गुड टीचर इज़ वन हु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न, यानी कि अवधारणाओं और यानी कि एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो छात्रों को सीखने के पर्याप्त अवसर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकेंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी आपसे कह रहा है बिना मतलब अंकित पाठ यानी मुद्रित पाठ का प्रयोग किए दूसरी भाषा सीखने में कौन सा सहायक है। ऑप्शन ए सिचुएशनल अप्रोच यानी स्थितिजन्य दृष्टिकोण, ऑप्शन बी नेचुरल अप्रोच यानी प्राकृतिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी लैंग्वेज
एमर्शन यानी कि भाषा में पूर्ण डुबाव, और ऑप्शन डी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद पद्धति। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेचुरल अप्रोच। ओके, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन लर्निंग द सेकंड लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द प्रिंटेड टेक्स्ट, तो वो होती है प्राकृतिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्सन हु इज अ फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पोजेस, यानी कह रहा है कि जो व्यक्ति धारा प्रवाह बोलता है उसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है। ऑप्शन ए लॉजिको मैथमेटिकल एबिलिटी यानी तार्किक गणितीय क्षमता, ऑप्शन बी बॉडीली कैनेटिस्टिक एबिलिटी यानी शारीरिक गति क्षमता, ऑप्शन सी म्यूजिकल एबिलिटी संगीतात्मक क्षमता, ऑप्शन डी वर्बल लैंग्विस्टिक एबिलिटी यानी भाषाई बौद्धिक क्षमता। तो जो व्यक्ति यहाँ पे आपसे पूछा है, पर्सन हु इज़ अ फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पोजेस, यानी कि जो व्यक्ति धारा प्रवाह बोलता है उसमें किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो उसमें होती है वर्बल लैंग्विस्टिक एबिलिटी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, भाषाई बौद्धिक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, which approach emphasizes interactions as the means and the goal of learning a language, ऑप्शन ए कम्युनिकेटिव, ऑप्शन बी ओरल, ऑप्शन सी इमर्जन, ऑप्शन डी साइलेंट वे। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा दृष्टिकोण भाषा सीखने में अंतःक्रियाओं को साधन और लक्ष्य दोनों मानता है। ऑप्शन ए कम्युनिकेटिव यानी संचारात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी ओरल यानी श्रवण मौखिक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी इमर्जन यानी डुबाव पद्धति, और ऑप्शन डी साइलेंट वे मौन पद्धति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम्युनिकेटिव को मानता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन अ लैंग्वेज क्लासरूम इज पॉसिबल थ्रू, यानी भाषा कक्षा में अधिकतम छात्र सहभागिता किस माध्यम से संभव है, यानी कैसे बढ़ सकती है, आपको बताना। ऑप्शन ए लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान पद्धति से, ऑप्शन बी ट्रांसलेशन मेथड यानी अनुवाद पद्धति से, ऑप्शन सी इंडक्टिव मेथड यानी आगमन पद्धति से, और ऑप्शन डी डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशंस मेथड यानी चर्चा एवं प्रदर्शन पद्धति से। तो कैसे बढ़ सकती है, तो ये डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से बढ़ सकती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, dyslexia is an intellectual disability that negatively affects during the understanding abilities in terms of, यानी कह रहा है क्वेश्चन आपके, जो डिसलेक्सिया एक ऐसी बौद्धिक समस्या है जो समझने की क्षमता को किस रूप में प्रभावित करती है। ऑप्शन ए ओरल लैंग्वेज मौखिक भाषा को, ऑप्शन बी साइन लैंग्वेज संकेत भाषा, और ऑप्शन सी डायलेक्ट यानी बोली को, और ऑप्शन डी रीडिंग यानी कि पठन को। तो डिसलेक्सिया कैसी है, जो एक समस्यात्मक है, किस तरह की क्षमता को प्रभावित करती है, ये राइट आंसर है रीडिंग को, पढ़ने में दिक्कत होती है, पठन में दिक्कत होती है, उसको डिसलेक्सिया कहते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। घुमा के पूछ लिया आपसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, ठीक है, सीधा सीधा नहीं पूछा कि अगर पढ़ने में समस्या हो रही तो उसको कौन सी समस्या है डिसलेक्सिया, तो इस तरह से नहीं पूछा, उसने पूछा कि डिसलेक्सिया किस में होती है, आपसे उल्टा क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, the linguistic Noam Chomsky maintains that every child has an innate language acquisition device (LAD) that he uses for, यानी भाषाविद जो नोम चॉम्स्की के अनुसार प्रत्येक बच्चे में जन्मजात भाषा अर्जन उपकरण यानी LAD होता है, जिसका उपयोग वह किसके लिए करता है। ऑप्शन ए फोनोमेन्स यानी ध्वनियों के लिए, ऑप्शन बी यूनिवर्सल ग्रामर यानी सार्वभौमिक व्याकरण के लिए, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यानी जटिल शब्दों के लिए, और ऑप्शन डी सेमेंटिक्स यानी कि अर्थ विज्ञान के लिए। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनिवर्सल ग्रामर के लिए, सार्वभौमिक व्याकरण के लिए, ऑप्शन डी LAD का इस्तेमाल करता है यूनिवर्सल ग्रामर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एडवोकेट्स, यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण किसका समर्थन करता है। ऑप्शन ए रिस्टोरिंग टू फ्लुएंसी यानी प्रवाह पर जोर देना, ऑप्शन बी सिलेक्शन एंड ग्रेडेशंस ऑफ मटेरियल सामग्री का चयन और क्रमबद्धता, ऑप्शन सी असेसिंग लर्नर्स परफॉर्मेंस यूजिंग मदर टंग मातृभाषा से मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी यूजिंग मदर टंग यानी कि मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना। तो द स्ट्रक्चरल अपोज एडवोकेट्स यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण किसका समर्थन करता है, तो करता है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशंस ऑफ मटेरियल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वैगत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, ऑप्शन ए सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज द लोवेस्ट स्टेज ऑफ स्कैफोल्डिंग, स्वनिर्देशित भाषण स्कैफोल्डिंग की सबसे निचली अवस्था है, ऑप्शन बी चिल्ड्रन कैन थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स इन इफ एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल इज प्रोवाइडेड एट लोअर एज, यानी कहने का तात्पर्य कि बच्चे कम उम्र में अमूर्त सोच सकते हैं, ऑप्शन सी चिल्ड्रन ड्रिंक इन डिफरेंट डोमेन एंड देन डू दे टेक अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव, यानी बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में सीखते हैं, ऑप्शन डी कल्चर
हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी संस्कृति भाषा विकास में क्या होती है, सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि सोशियो कल्चरल थ्योरी क्या है व्यगस्की के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट, यानी कल्चरल हेल्प्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी जो संस्कृति होती है भाषा के विकास में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रिसिटेशंस इन अ लैंग्वेज क्लासरूम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, यानी कि आपसे कह रहा है कि भाषा कक्षा में कविता पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम, कविता का आनंद और सराहना करना। ऑप्शन बी टू गिव देयर ओपिनियंस अबाउट द पोएम, कविता पर अपनी राय देना। ऑप्शन सी टू बिकम अवेयर ऑफ द पोएट एंड हर वर्क, यानी कवि और उसके कार्य को जानना। ऑप्शन डी टू नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम, यानी कविता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पोएट्री रिसिटेशन इन लैंग्वेज क्लासरूम, तो मेन पर्पज होता है ऑप्शन ए, यानी टू अप्रिशिएट एंड एंजॉय द पोएम, यानी कि क्या करना, यानी कविता पर, यानी कविता का आनंद और उसकी सराहना करना, यही मेन पर्पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट लैंग्वेज इज लर्नड बाय इमिटेशंस ऑफ स्टिमुलाई एंड रेनफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेस, किसने दृढ़ता से कहा है कि भाषा उद्दीपनों की नकल और सही प्रतिक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण से सीखी जाती है, मतलब मेन उसको फोकस किया जाता है। तो किसने कहा है? ऑप्शन ए अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन बी कर्ट लोइन, ऑप्शन सी टॉलमैन, ऑप्शन डी BF स्किनर। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ये किसने कहा है? हु स्ट्रांगली मेंटेन्स दैट लैंग्वेज इज लर्न्ड बाय द इमिटेशंस ऑफ स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्स ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज, ऑप्शन डी BF स्किनर इज ये उनका कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग्स कम, ध्वनियों की पहचान और अर्थ निकालना किस गतिविधि के अंतर्गत आता है? आपसे पूछा। ऑप्शन ए स्पीकिंग, यानी बोलने से, ऑप्शन बी लिसनिंग, सुनने से, ऑप्शन सी रीडिंग, पढ़ने से, और ऑप्शन डी राइटिंग से। तो ध्वनियों की यानी कि अंडर विच एक्टिविटी डू रिकॉग्नाइजिंग साउंड्स एंड डिड्यूसिंग मीनिंग्स कम, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुनने से आता है। यानी कि कह रहा है आपसे ध्वनियों की पहचान आप कैसे कर पाएंगे, जब आप सुनेंगे उसको अच्छे से तभी तो पहचान कर पाएंगे। तो ये रहे साथियों आपके 29 क्वेश्चंस, आपका 1 क्वेश्चन बचा हुआ है, 1 क्वेश्चन रिमेन। अपना स्कोर जरूर बताएं वीडियो क्लास में, आपका स्कोर कितना रहा, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसके बारे में भी अपनी अच्छा बुरा जैसा भी हो आप सजेस्ट कर सकते हैं, और मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ यह भी अपनी राय दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने साथियों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। आते हैं साथियों आज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्टूडेंट्स लाइक कॉन्फिडेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन, हाउ कैन वन ओवरकम दिस, यानी भाषा सीखते समय छात्रों में उच्चारण को लेकर आत्मविश्वास की कमी होती है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेशल एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स फॉर रिमूविंग स्पीकिंग डिफेक्ट्स, यानी भाषा विशेषज्ञों की सहायता से विशेष गतिविधियां देना। ऑप्शन बी करेक्टिंग मिस्टेक्स इमिडिएटली, यानी तुरंत गलतियां सुधारना। ऑप्शन बी रीडिंग अलाउड इन द क्लासरूम, यानी कक्षा में जोर से पढ़ना। ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजिंग प्ले लाइक टास्क इन विच चिल्ड्रेन कैन टॉक टू वन अनदर, यानी कि खेल आधारित गतिविधियां आयोजित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोनाउंसिएशन आपको अगर बेहतर करना है भाषा विशेषज्ञों यहाँ पे, तो भाषा सीखते समय छात्रों में अगर उच्चारणों को आत्मविश्वास की कमी आ रही है तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो खेल आधारित आप उसमें से गतिविधियाँ करा सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्ले लाइक टास्क इन विच चिल्ड्रेन कैन टॉक टू वन अनदर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही हमने प्रैक्टिस और रिवीजन किया। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच साथियों।